अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि डीओई द्वारा उनका एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। ये पेपर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं और इस पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आपको अपने फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डीओई ने किस तरह का पेपर आपका बनाया है। बात करें तो आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आधे से अधिक क्वेश्चन किसके होने वाले हैं? एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो 80 नंबर का अगर पेपर बन रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 42 प्लस नंबर जो है वो एमसीक्यू होने वाला है। एमसीक्यू होने वाला, तो बहुत इजी पेपर होने वाला है आप सभी का। यहां से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इनके आंसर सुनिएगा और साथ ही साथ याद भी कीजिए, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है, तो भूमि उत्पादन का कारक है, श्रम भी उत्पादन का कारण है और पूंजी भी उत्पादन का कारण है। तो ये तीनों ही उत्पादन के कारण है, ये पूछे नहीं है तो डी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो बताइए वो कौन सा देश है? भूटान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों की सीमा भारत से लगती है। कजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती, तो ये आपका ठीक जवाब होने वाला। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जयपाल सिंह भी थे, महात्मा गांधी भाई नहीं थे। तो ये आपका ठीक जवाब होने वाला है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, गलत मिलान करना है। गलत मिलान, रॉबेस्पियर शासक था, बिल्कुल ठीक। लुई सोल्वा भी शासक था, नेपोलियन भी शासक था, जॉन लॉक एक लेखक था, तो ये आपका ठीक जवाब होने वाला है। आगे देखें 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? कौन सी करेंसी थी? लिब्रे थी भाई, लिब्रे उसकी करेंसी थी। आगे चलते हैं। टाइल से आप क्या समझते हैं? भाई टाइल क्या होता है? राज्य को, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला जो कर है उसे क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। और चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर है उसे क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। भाई टाइड कहते हैं उसे। टाइल और टाइड में कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे देखो दो आपके ऐसे स्टेटमेंट दो दिए जाएंगे, आपको देखना है पहले वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद देखना है जो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है क्या उसका दूसरा रीजन सही दे रहा है। दो चीजें देखनी होती है यहाँ पे। तो देखें अरुणाचल और गुजरात के समय 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, बिल्कुल ठीक। भारत का मानक यौम अंतर 82 डिग्री 30 मिनट है, बिल्कुल ठीक। दोनों ही ठीक है। तो अब ये भी इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या है? पहला आपका क्या है? ठीक जवाब है इसका, फर्स्ट इसका ठीक है। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ठीक। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छे से सुलझाती है, बिल्कुल ठीक। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ठीक। यानी सारे ही क्या है हमारे ठीक है, डी इसका ठीक जवाब होगा। आगे बात करें, 2 कथन दिए होंगे, आपको देखना क्या दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो क्या पहले का दूसरा रीजन बता रहा है? तो जिन देशों के पास संविधान है वे लोकतांत्रिक हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक। संविधान भी हो फिर भी राजतंत्र हो सकता है वहां पे, जिसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। आगे बात करें संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ठीक। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के बारे में जानकारी देता है, तो दोनों ही ठीक है और इसका ये कारण भी बता रहा है, तो ये आपका ठीक जवाब होगा। आगे बात करें 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो आपको पता है कितने में बटा हुआ है? 3 में बटा हुआ था, ठीक। आगे बात करें 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नों के वही 2 कथन दिए गए हैं, उनके आपको क्या बताने हैं? रीजन ठीक है या नहीं, दोनों कथन ठीक है या नहीं। तो गांव में
जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा में पाई जाती है, कौन सी? मौसमी। तो ठीक है भाई, गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। कृषि आधारित होने के कारण कई लोग जो है कई माह तक बेरोजगार बैठ जाते हैं, इसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो बिल्कुल रीजन भी ठीक बता रहे हैं। तो आपका ए क्या है? ठीक है, दोनों ही कथन सही है और इसका संकल्पना का सही व्याख्या भी कर रहा है, व्याख्या नहीं, उसका रीजन भी ठीक बता रहा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था? तो ये था मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या था? महात्मा गांधी, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, ये मनरेगा था भाई, याद रखें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत 100 दिन तक का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। आगे बात करें, पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी भाई? कृषि थी। क्या थी? कृषि, लिख ले भाई, कृषि थी। आगे बात करें, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रूसो ने नहीं लिखा, ये बोल रहा है ना वाक्य को सही करके लिखना है, तो रूसो ने नहीं लिखा, इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा भाई, मॉन्टेस्क्यू, याद रखें, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल की पैदावार बहुविध फसल कहलाती है। ठीक जी, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रश्नों को पढ़ना है और बताना है कि क्या व्यक्ति रोजगार है या बेरोजगार है। तो दिनेश दिल्ली के एक दिहाड़ी मजदूर है और वो जो है रोज कितना कमा लेता है भाई? 150 रुपये कमाता है, जबकि प्रचलित मजदूरी दर उसकी आय से क्या है? ज्यादा है, तो बेरोजगार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। क्यों बेरोजगार माना जाएगा? क्योंकि भाई रोजगार वो व्यक्ति कहलाएगा जो प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम मिल रहा है। अगर प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगार की कैटेगरी में आने वाला जो दिनेश है। आगे देखें, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है और इसकी एक परिभाषा देना है। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों और कोई भी नागरिक एक दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। इसको क्या कह सकते हो? तो भाईचारा कह सकते हो, सद्भाव कह सकते हो, जैसा आपको लग रहा है लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आगे, अक्टूबर 1990 में पाकिस्तान का तख्ता पलट की अगुवाई किसने करी थी? तो अक्टूबर 1990 में जो तख्ता पलट हुआ उसमें थे परवेज मुशर्रफ, जो जानते हैं परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, परवेज मुशर्रफ याद रखें, परवेज मुशर्रफ, ये 2008 तक रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान के तख्ता पलट करके पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो गए थे, सैनिक शासन कहलाता है ये। आगे बात करें, महिमा मालाबार तट पर है और वह जो है इस बात को लेकर दुविधा है, तो वो पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिम तटीय मैदान पर है। और बताइए कि वर्तमान में महिमा भारत के किस जो है तटीय मैदान पर है। तो भाई पता है आप सभी को, ये जो है भारत का ऐसा कोना है, तो इस साइड जो है मालाबार तट है, इस साइड मालाबार तट है, तो किस साइड हुआ ये? पश्चिम की तरफ हुआ। किधर है भाई? पश्चिम की तरफ है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पश्चिम, ठीक है, पश्चिमी तट पर है वो। अगला है समानता शब्द से आप क्या समझते हैं? समानता का मतलब होता है किसी भी आधार पे कोई भेदभाव ना किया जाना, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वेशभूषा आदि के आधार पे किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाना और कानून के नजर में सभी समान हैं, इसी को समानता कहा जाता है, ठीक है। न्याय की बात करें तो न्याय क्या होता है? न्याय का मतलब जो जिसका हक है, हक को पा लेना न्याय कहलाता है। यानी कि हक का मिलना, हक का मिलना क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। अगर तुम्हारा जो हक है अगर वो तुम्हें मिल रहा है तो क्या होगा? न्याय होगा, कि भाई मेरा हक था मुझे मिल गया, तो न्याय कहलाएगा। मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव क्या है? एक पूंजी है, और मानव पूंजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है? अन्य पूंजियों का निर्माण करता है। अन्य जो है पूंजियों का क्या करता है? अन्य पूंजियों का निर्माण करता है, लिख सकते हैं भाई, अन्य पूंजियों का ये निर्माण कर रहा है मानव पूंजी।
इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है पंखा कौन बनाता है? मानव पूंजी। मोबाइल, टीवी, जितने भी चीजें आप देखते हैं मानव पूंजी ही बनाता है, इसीलिए आपको भी एक मानव पूंजी ही बना रहा है। जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्या है? मानव पूंजी है, और वो आपको तैयार कर रहे हैं, इसीलिए मानव पूंजी क्या है? महत्वपूर्ण है। भारत की स्थल सीमा की बात करें तो कितनी है भाई? आप सबको पता है 5200 किलोमीटर। याद रखें 5200 किलोमीटर है। लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क दें। लोकतंत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन होता है, जवाबदेही शासन व्यवस्था होती है, पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है, पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है, जनता की सुनी जाती है, जनता के हित में होती है, जनता के हित में होती है ये। भाई इतने सारे कारण है, कोई भी एक लिख दें। बेरोजगारी का क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर, किस पे? प्रचलित मजदूरी दर, प्रचलित मजदूरी दर पे क्या है? काम करने को तैयार है, काम करने को तैयार है, काम करने को तैयार है भाई, ठीक है। और उसे क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे? वो बेरोजगार है। समझ में आ गई बात? कि आपको बताने की कोशिश क्या किया मैंने भाई। एक व्यक्ति है जो प्रचलित मजदूरी दर पे, एक मिनट बता देता हूँ दोबारा से। एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने को तो तैयार है, लेकिन उसे क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा, इसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें, समाजवाद यानी समाज के भलाई के बारे में। तो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब उत्पादन और वितरण, किस पे? उत्पादन और वितरण, वितरण के साधन, उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का कंट्रोल होता है, राज्य का नियंत्रण, नियंत्रण क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। तो लिखे भाई, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर किसका नियंत्रण? राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, राज्य का नियंत्रण होता है। तो लिख सकते हैं उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण है, तो हम क्या बोलेंगे? कैसी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। सिंधु नदी की किसी एक, अगला क्वेश्चन है ना आपका 26वां क्वेश्चन है, बोल रहा है भाई सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताओ। भाई सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां हैं, आप सबको पता है। आप सभी सतलुज लिख सकते हैं, सतलुज लिख सकते हैं, ठीक है, व्यास लिख सकते हैं, रावी लिख सकते हैं, चेनाब, झेलम, ठीक है, बहुत सारी नदियां, एक नदी का पूछ रहा है लिख दें। नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का पार्ट है? तो आपको पता है नर्मदा जो नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट है। किसका? प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय लिख दे भाई, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट है नर्मदा। तो ये था आपका 26वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन बताया लोकतंत्र को परिभाषित दे। तो लोकतंत्र की परिभाषा आप अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा दे, बेस्ट रहेगा। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जनता का, आपको पता है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई फेमस परिभाषा है। आगे ये सभी क्वेश्चन देखें, 27 तक जो क्वेश्चन है आप सभी के 1 मार्क्स के थे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था? किसका? स्टालिन का। स्टालिन जो है सोवियत संघ के नेता हुए, इनका सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था? इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने जो छोटे छोटे किसान थे, जो उनकी जमीनें छोटी छोटी थी, उसको इकट्ठा कर लिया। उन्होंने रीजन बोला कि देखो जी आपकी जमीनें छोटी छोटी है, तो छोटी छोटी जमीनें होने के कारण आप उस पर बढ़िया खेती नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, तो आप सभी सामूहिक खेती करें। तो एक सामूहिक खेती का कॉन्सेप्ट रखा, सबकी जमीनें इकट्ठा करके और सामूहिक खेती करवा रहे थे। इसी कार्यक्रम को सामूहिकरण कार्यक्रम कहा जाता है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? स्टालिन द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
आगे बात करें, किसी देश का मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और भारत में मानक समय रेखा का नाम बताइए। तो भारत में क्या है, यामनोत्तर, मानक यामनोत्तर भारत की सीमा रेखा है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि सभी देश में सभी जगह एक जैसा टाइम हो, ताकि लोगों को वहां पे कंफ्यूजन ना हो, और कहीं पे आने जाने, बिजनेस में और बहुत चीजों में लोग देश में एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए भारत में स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर, अगर आप चाहते हैं कि इन सबके बढ़िया तरीके से इनके आंसर्स हम जो है आप सभी को दें, तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप सभी के लिए इसके आंसर प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंतर्गत सभी के पॉइंट्स बताए जाएंगे कि इसके कितने, 3 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट कौन से होंगे जिसमें आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे इनके बढ़िया से आंसर्स जो पॉइंट वाइज होंगे। हमारे पास इतना ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम सभी के आंसर्स यहाँ पे लिख पाए, और ना ही एक वीडियो में इतना सारा टाइम है कि सभी के आंसर्स लिखा जा सके। आगे बात करें तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जरूरत है। आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता के लिए एक लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, क्योंकि लोकतंत्र बिना चुनाव का हो नहीं सकता। लोकतंत्र और चुनाव एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। बिना चुनाव का लोकतंत्र नहीं हो सकता, और लोकतंत्र के बिना चुनाव भी नहीं हो सकता। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई समस्या तो आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर आपको उसी समय प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रियाएं जो पैसों से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जिसमें उत्पादन की क्रियाएं शामिल होती हैं, और वितरण की क्रियाएं शामिल होती हैं, और उपभोग की क्रियाएं शामिल होती हैं। 3 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक क्षेत्र में की जाने वाली 5 गैर कृषि क्रियाकलाप, यानी कृषि को छोड़ के क्या क्या क्रियाकलाप किया जाता है, बहुत चीजें आप लिख सकते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ठीक है, कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। आगे बात करें, 4 नंबर के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है जी। इसमें पहला है, भारत को, हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। भारत को सिंचाई करने का काम, भारत की लाइफ लाइन कही जाने वाली जो नदियां हैं वो यहीं से ज्यादातर निकलती हैं, और 12 मासी नदियां होती हैं। साथ ही साथ हिमालय हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, हिमालय से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे भी सुरक्षा होता है। हमारे लिए एक एडवेंचर भी है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी आक्रमण है वो हिमालय से नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ऊपर मौजूद होते हैं, तो हमारे लिए वहां पे विजय पाना काफी आसान है। प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं आप सभी बताएं, प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियां, पठार, इन सब की क्या विशेषताएं है, बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, और उनके सामने क्या क्या जो है, और उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया? तो भारतीय संविधान सभा आपको पता है ये कब बना था? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था, और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो पहले संविधान सभा को तैयार करना, संविधान सभा में कौन से लोग होंगे, इलेक्शन से लेकर उसमें बहस, और एक सर्वमत से सभी पे वोटिंग करना, चर्चा करना, और एक रेलिवेंट संविधान बनाना। इस तरह की काफी सारी चुनौतियां भारतीय संविधान सभा के समक्ष थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय। भाई शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार करना चाहिए आपको पता है? हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार हो गई है।
बच्चे जो है ऐसे ही पास हो जाते हैं, ऐसे पास कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो आगे कुछ नौकरी नहीं ले पाते। 12वीं पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं और उनके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं होता है। और कुछ नॉलेज की बात करें तो नॉलेज तो होता ही नहीं है। तो नॉलेज बेस्ड पे मिलना चाहिए, स्किल्ड बेस पे मिलना चाहिए। स्किल एक अच्छा सुधार कर सकते हैं, स्किल के अंदर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। बच्चों को स्किल प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, बच्चों को अपना ही रोजगार को डेवलप करने का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे केजरीवाल ने काफी बढ़िया स्टैंड लिया है इसको लेकर, तो इसके और बेटरली तरीके से लागू किया जाए तो कुछ आने वाले समय में फर्क जरूर देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों का उल्लेख कीजिए और ये दुनिया के सामने। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 विचार मुख्य रूप से निकले थे। एक लोकतंत्र, 4 विचार, चारों को एक्सप्लेन कर दें, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की परिस्थितियों का वर्णन करें। फ्रांसीसी समाज कैसा था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, आम लोगों की क्या स्थिति थी, रोजगार जो जो नौकरी पेशा लोग थे उनकी क्या स्थिति थी, एक मध्य वर्ग उभर कर सामने आ रहा था उसकी क्या स्थिति थी। इन 4 पॉइंटों को एक्सप्लेन करें, पूरे 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आपका अब आता है मैप, अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स कुछ पूछे जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो 20 नंबर के एमसीक्यू यहाँ पे भी आने वाले। तो आपको बताया ना 27 नंबर वहां थे और 20 नंबर ये, यानी 47 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इजीली आप कर सकते हैं और 20 नंबर तो ये फ्री के होंगे क्योंकि यहीं से आंसर इनके मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि में शामिल है भाई, तीनों ही चीजें शामिल होती हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगर बात करें तो चावल की खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। चावल किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कुरियर सेवाएं किस में आती है, तृतीयक में, यानी सेवा क्षेत्र में आती हैं कुरियर सेवाएं। और बात करें किस वे क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती है उसे क्या कहलाता है, उसे बाजार गतिविधियां कहते हैं। आगे किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल की जाने वाली क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, तो ये बाजार के अंतर्गत आएगी। भाई खाने के लिए तो कर रहे हो, नहीं करते तो भाई बाजार से तो खरीदना पड़ता ना तुम्हें। आगे देखते हैं, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी है। तो ये तीनों ही नदियां क्या है, सिंधु घाटी की सहायक नदी है। इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहा ना आंसर, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। आगे है कश्मीर, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु घाटी को कौन सी नदी आकर मिलती है, तो भाई हुंजा नदी मिलती है। देखें हुंजा नदी मिलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हुंजा, ठीक है ना। इसी के अंदर से आंसर आपको ढूंढना है। तिब्बत का सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिठान नहीं, यहाँ पे पठान आना चाहिए, ठीक है, पठानकोट से मिलती है। तो ये दोनों नदियां मिलती है, रावी और चेनाब, ठीक है। तो दूसरा तीसरा आंसर आपका ठीक है, डी। अगर बात करें तो सिंधु नदी भारत के किस स्थान से प्रवेश करती है, तो किस स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है, तो बता दें लद्दाख आएगा इसका आंसर। आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसी के अंदर इसके आंसर दिख जाएंगे आपको। और बात करें तो अगला अनुच्छेद देखो 5 नंबर का ये भी है। 1985 में हरियाणा राज्य में किस जो है राजनीतिक दल का शासन था, तो कांग्रेस का शासन था भाई, ठीक लगा ले, कांग्रेस। ये अनुच्छेद पढ़ेंगे वहीं पे मिल जाएगा। लोक दल पार्टी का संस्थापक किसने किया था, तो देवीलाल, चौधरी देवीलाल ने करा था भाई लोक दल पार्टी। 87 में हरियाणा की विधानसभा सभा में किस पार्टी ने जीत हासिल की, तो लोक दल नहीं करी थी, ठीक है जी। ये सब अनुच्छेद में लिखा हुआ है। हरियाणा के न्याय युद्ध आंदोलन की अगुवाई किसने करा था, तो न्याय युद्ध आंदोलन की जो अगुवाई है वो किसने किया था, इसी ने करा था, चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैप में देखेंगे तो अनुच्छेद में देखेंगे तो सब चीज मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 87 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें देवीलाल के चुनाव जो वादे थे वो क्या क्या थे, तो एक किसान वाला था, एक छोटे व्यापार वाला। ये दोनों चीजें आपके अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो पहला और दूसरा क्या है, ठीक जवाब है, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। कथन में पहचान करना सही कथन कौन सा है, तो पहला कथन क्या है, ठीक है विधानसभा में बहुमत मिला, 2/3 बहुमत मिल गया था, ठीक है, और 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तीनों ही ठीक है भाई। ये तीनों चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें देखें, 90 सीटें थी, इतने सीटों पर जीत मिला, अकेले इसको 60 सीटें यानी 2/3 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। देखें सब चीज मिल रहा है ना आपको, यहीं पे देख सकते हैं। ये न्याय युद्ध का आंदोलन किसने किया था, ये देखें ये रहा, तो सब चीज यहीं पे है, पढ़ेंगे आराम से मिल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
नाजी जो है विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्न किस नस्ल को श्रेष्ठ मानता था? आपको पता है आर्य को श्रेष्ठ मानता था। अगला क्वेश्चन है विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये अनुच्छेद में आपको दिया हुआ है, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। हिटलर के अनुसार आर्यों को प्रमुख जो है शत्रु कौन था? तो आपको पता है यहूदी, यहूदियों को मानता था वह शत्रु कौन? हिटलर। चार्ल्स डार्विन कौन था? तो ये क्या था? वो लेखक था या प्राकृतिक वैज्ञानिक था? क्या था? एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था। आगे हॉलबर्ट जो है स्पेयर की विचारधारा क्या थी? तो ये जो इसकी विचारधारा थी आजीविका का सिद्धांत, आजीविका का सिद्धांत दिया था इसने। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ ना आजीविका का सिद्धांत इसने दिया था। सर्वाइवल फॉर द फॉरेस्ट फिटेस्ट। आगे देखते हैं। अगला आपका मैप का क्वेश्चन है जो काफी इजी होने वाला है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कितने देश थे आपको बता देते हैं। मित्र राष्ट्र में अमेरिका था जिसे यूएसए कहा जाता था, यूएसएसआर था जिसे सोवियत संघ, और फ्रांस था और कौन सा था? इंग्लैंड। ठीक है, जिसे यूके कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम। ये किसके थे? मित्र राष्ट्र के। ध्रुव राष्ट्र की बात करें तो एक ट्रिक याद रखें, जाइज है, जाइज। ठीक है, जा से जापान, ई से इटली और जा से जर्मनी, जाइज। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये ध्रुव राष्ट्र थे। जाइज कौन थे? ध्रुव राष्ट्र के थे। आगे देखें, ये अमेरिका है, ये क्या है? अमेरिका भरना है। और इसमें क्या भरना है? ये जो कौन सा देश है? ये देश इंग्लैंड। ठीक है, अमेरिका और इंग्लैंड, इंग्लैंड फ्रांस, ये फ्रांस भरे भाई, ये फ्रांस है भाई, इंग्लैंड यहाँ है, इंग्लैंड यहाँ है। आगे कोकन का मैदान, इसमें बताना है भाई कोकन का मैदान कहाँ है। ठीक है, मालावार का पठार, मालवा का पठार कहाँ है? तो कोकन का मैदान यहाँ पे है, देखें यहाँ पे कोकन का मैदान है। मालवा का पठार आप यहाँ लगाएं, मालवा का पठार, एक मिनट, हाँ यहाँ मालवा का पठार लगाएं, यहाँ कोकन का। अगला क्या पूछा हुआ है? अगला पूछा हुआ है भाई अनाई मुंडी पर्वत शिखर और मालावार, ये दो चीजें हैं, तो ये दोनों भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, मालावार यहाँ लगा दें और अनाई मुंडी यहाँ लगा दें, ये लो चारों चीजें खत्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चारों चीजें हमने बता दिया। ये आपका पेपर था, बहुत इजी पेपर आई थिंक पूछा गया था। ठीक है, काफी इजी पेपर ये पूछा गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद जल्द ही इंग्लिश का, ठीक है, और मैथ और साइंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैथ और साइंस जो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ही आता है सबसे पहले आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, तो इसके लिए हमारे जो है चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आपको जल्द ही मिलेंगे। आप इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डीओई के साइट पे जाकर आप डीओई सैंपल पेपर लिखें, डीओई सैंपल पेपर लिखें, वहां पे आपको इजीली इसका पीडीएफ मिल जाएगा और फिर वहां से आप इसके पीडीएफ के देख सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, जल्द ही मिलते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर होने वाले हैं हमारे, उनके साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।